अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूँ मोहम्मद। और मैं हूं जफर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है वाई इन्वेडर्स आर ओवर हीरोज़। तो देखते हैं भाई वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड, मैं हूं मुजफ्फर चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल परफेक्ट रिएक्शन। दोस्तों, हमारे साथ एक दफा फिर मौजूद हैं दिव्य कुमार जी, पाकिस्तान से। बहुत ही इंटेलेक्चुअल हैं, सब लोग आप जानते हैं इनको। इनकी जो दबंग किस्म की गुफ्तगू से आप लोग बहुत ही इस्तिफादा हासिल करते हैं, तो इनको अपने शो में वेलकम कहते हैं। तो वेलकम सर दिव्य कुमार जी, कैसे हैं आप? नमस्ते जी सर बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम सबको, नमस्ते। शुक्रिया मुझे बुलाने के लिए। आप बताएं, आप कैसे? जी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ दिव्य भाई। अच्छा भाईजान, आज आपसे ये जानेंगे कि हमारे जो पाकिस्तानी लोग हैं उनके जो हीरोज हैं, वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि हमारे जो हीरोज हैं वो मोहम्मद बिन कासिम है, जिन्होंने हमला किया था सिंध के ऊपर। महमूद गजनवी हैं हमारे हीरो, जिन्होंने मंदिरों के ऊपर हमले किए। या दीगर जो मुगल शहनशाह थे, सारे हमलावर ये हैं कि जिन्होंने जंगे की, जिन्होंने यहाँ पर आकर सोना भी लूटा, लोगों को मारा भी, उनको ऐसे जुल्म सितम किए इन्होंने। तो इसकी वजह क्या है एक्चुअली? जो इस खित्ते के लोग हैं उनके हीरो कौन हैं? जरा थोड़े हमारे जो देखने वाले उनको बताइएगा कि एक्चुअली हमारे हीरो हैं कौन। इस खित्ते के जो लोग हैं उनके असल में हीरो कौन है? ये हमला आवर जो थे, इन्वेडर जिनको हम बोलते हैं, यही हमारे हीरो हैं या कोई और हैं? सर देखें, ये हम हमलावर तो हमारे कभी हीरोज बन ही नहीं सकते। इसकी वजह ये कि क्योंकि ये देखें, पहली बार तो जो इन लोगों ने आए अटैक किया, ठीक है, किंगडम्स के बीच में लड़ाई होती है उसका कोई इशू नहीं है, लेकिन आपके क्या किया? क्या इस धरती का, इस जमीन की इज्जत की? क्या इस जमीन की औरतों की इज्जत की? क्या इस जमीन की सकाफत की इज्जत की, कल्चर की? जो इस जमीन पे कल्चर था, लैंग्वेजेस थी, उनकी इज्जत की? तो उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया। अगर तुर्क आया तो तुर्क ने अपना निजाम, अपना कल्चर लेके आया और सबके ऊपर थोपा ताकत के बल पे। यही आपके अरब इन्वेडर से हुआ। अगर अफगान आए तो अफगानों ने भी यही किया है। लेकिन इन्वेजन पाकिस्तान में लोग इनको हीरोज क्यों मानते हैं? सर, क्या लोगों को ये पता भी है कि ये इन्वेडर है? क्या इनको पता भी है कि फर्क क्या होता है? एक इन्वेडर में और एक रूलर में क्या फर्क होता है? दोनों में फर्क क्या है? क्या लोगों को ये पता है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है? क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम इन इन्वेडर्स के जरिए, जो इन लोगों ने क्राइम्स किए, जो इन लोगों ने बारबेरिक एटीट्यूड था इनका, जो इन लोगों ने इंसानियत की कुछ मर्यादाएं लांघी हैं, क्या हमें किताबों में वो बताई गई हैं? सर देखें, जब सच्चाई नहीं बताई गई तो लोगों को हम कैसे दोष दें कि उनके हीरो क्या हैं? हाँ, होने नहीं चाहिए, पर वो हैं क्यों? उसकी वजह तो एजुकेशन ही है ना। और उसमें गलती लोगों की तो नहीं है ना इतनी। आप मेजॉरिटी गलती तो लोगों की नहीं हुई ना। तो यही सर सारा इशू है। अगर आप देखें, जैसे हमारे लोकल हीरोज थे, भगत सिंह। पॉइंट सर सारा ये है कि इधर पाकिस्तान में ये भी चीज है कि यार, जो मुस्लिम लीग का बंदा था ना, वो हमारे हीरो हो जाएंगे। लेकिन जो अंग्रेज से लड़ा था, चाहे वो कांग्रेस के जरिए लड़ाओ या किसी और पार्टी के जरिए लड़ाओ, तो वो हमारा हीरो नहीं होगा। जैसे अब्दुल गफार खान थे। अब्दुल गफार खान के साथ कोई एक और भी थे, वो उनका नाम मुझे याद नहीं। इसी तरह एक राष्ट्री थे, राजा राष्ट्री उनको कहा जाता था, वो सिंध से थे, उनको भी मार दिया गया। और सर अब ये भी आप देखें, इधर कितना बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन है। राष्ट्री कौन है? सऊदी अरब की पुरानी रॉयल फैमिली, जो वहां से भाग के पाकिस्तान में जिन्होंने पनाह ली थी, उनको भी मार दिया गया। और वो भी अंग्रेजों के खिलाफ लड़े और उनको इस जमीन से प्यार था, क्योंकि वो बोलते थे जमीन ने हमें पनाह दी। लेकिन फिर भी उनको हम लोग नहीं पूछते। अगर रावलपिंडी देखें, बप्पा रावल का शहर है। बप्पा रावल कौन है? राजस्थान का राजा, मेवाड़ का। उस राजा के नाम पे, बप्पा रावल के नाम पे रावलपिंडी बना है। क्या रावलपिंडी में आज किसी को पता भी है कि बप्पा रावल के नाम पर है उनका शहर? यही चीज है। अगर आप फिर देखें ब्रेन वॉश कैसे होता है, आप नाम चेंज कर देते हैं। लायलपुर से फैसलाबाद, जैसे आप फैसलाबाद से,
जी। तो ये चीजें और चेंज हो देखिए, जाती है। मैं आपको यहाँ पर एक थोड़ी सी और बात बताऊं कि आपने सरदार भगत सिंह का नाम लिया। सरदार भगत सिंह इसी शहर में उनकी जन्मभूमि है, ये फैसलाबाद है जो लालपुर है, यहाँ से थोड़ा फासला है, तकरीबन 12-15 किलोमीटर दूर बंगे वाला एक गांव है, वहां पर उनकी जाए पैदाइश है। और वहां पर उनकी हवेली भी है, अभी भी है, लेकिन उसको इतना नहीं किया गया, कुछ उसका ख्याल नहीं रखा गया। और मैं जब उसको विजिट करने गया था, तो मैंने उसके साथ वाले गांव में खड़े होकर पूछा कि यहाँ पर हवेली है सरदार भगत सिंह की, तो उन लोगों को नहीं पता था। यानी कि 1-2 किलोमीटर दूर के लोगों को भी नहीं पता था। हालांकि वो पूरी दुनिया के लोग, जो खास तौर पर जो हमारे इंडियन भाई हैं, वो बहुत प्यार करते हैं सरदार भगत सिंह से। और वो कहते हैं कि काश ये उनकी जो जन्मभूमि है, जो उनका घर है, आबाई उनका घर है, ये कहीं इंडिया के अंदर होता, तो हम इसको ऐसे रखते कि लोग देखते रह जाते। और यहाँ पर मैंने देखा, मैं यहाँ पर क्या बताऊं कि उनकी जो हवेली के साथ एक जो सहन था उसका, वहां पर दीवार बनाकर साथ में भैंसे बांधी हुई, ये वहां पर हालत रखी हुई है और की हुई है। किसी को कोई परवाह नहीं, लोगों को पता ही नहीं है। मैंने यहाँ पर तस्वीर लगी हुई थी सरदार भगत सिंह की, वहां पर रोक रोक के लोगों को पूछा ये किसकी तस्वीर है, किसी को पता ही नहीं। ये हालत है जो हमारे शहर का वो एक जो हीरो है, असल में मैं कहूंगा कि जो हमारे फैसलाबाद का या लायलपुर का जो हीरो है, वो सरदार भगत सिंह है। लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं पता। वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में, और दूसरी वजह यह कि वो मुसलमान नहीं है। अगर वो मुसलमान होता तो पूरे फैसलाबाद को पता होता, पूरे लायलपुर को पता होता, पूरे पाकिस्तान को पता होता कि ये फ्रीडम फाइटर जो है एक लायलपुर के अंदर भी उसका घर है। ये सारी सर सूरत हाल है। मैं देखिए, मैं इसमें भी आपसे थोड़ा सा इख्तलाफ मैं ये करूंगा। आपने कहा कि अगर मुसलमान होता तो पूरे फैसलाबाद को पता होता। मैं कहता हूँ अगर मुसलमान होता और मुस्लिम लीग ही होता तो फैसलाबाद को पता होता। जैसे सरदार आपके थे, उनको नहीं पता, भगत सिंह का नहीं पता, आपका खिदमतकार का नहीं पता, आपके अभी मैंने राशिदी का नाम लिया, उनके बारे में किसी को नहीं पता। अल्लाह बख्श शुमरो थे सिंध के पहले चीफ मिनिस्टर, वो भी मुस्लिम लीग के नहीं थे, मुसलमान तो थे ना। लोगों को नहीं पता, सिंध में नहीं पता लोगों को। वो जीए सिंध वाले जो हैं, जो असली जीए सिंध, अब आजकल अब तो जीए सिंध के भी 24 टुकड़े हुए हैं, अभी 24 जीए सिंध हैं। लेकिन जो असली वाली जीएम सैयद की है, उनको पता था, वो आज भी उनको फॉलो करते हैं, उन लोगों को पता है। पर एक आम आवाम में जाके पूछा अल्लाह बख्श शुमरो कौन था, उनको नहीं पता सिंधियों को। उनके लिए बस जिंदगी भुट्टो पे शुरू है, भुट्टो पे खत्म है, बस यही है उनकी कहानी। तो फिर ये देखें, हमारे साथ बड़ी ज्यादतियां की गई हैं, इसमें बहुत सारे अलग अलग लेयर हैं। और सबसे बड़ा जो मसला है ना, हमने ग्लोरीफाई कर दिया। चलो आपने ग्लोरीफाई कर दिया, ओके, नो प्रॉब्लम। आपने उनको अपने कल्चर में क्यों आने दिया? हमारे मिसाइल्स के नाम, या कुछ हमारे रोडों के नाम, या कोई हमारे फंक्शन का नाम, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई भी चीज का नाम उनके ऊपर क्यों डाला हुआ है? आप ये देखें कि उन इन्वेडर्स को रोकने वाला कौन था? महाराजा रणजीत सिंह, जो केपी के अफगानिस्तान था, केपीके पे कब्जा करने वाला महाराजा रणजीत सिंह था। और जब महाराजा रणजीत सिंह ने अफगानिस्तान पे हमला किया, उसके बाद जाके अफगानिस्तान से हमले रुक गए, क्योंकि अफगानिस्तान के लोगों में एक खौफ आ गया था रणजीत सिंह का, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से हराया था और अंदर उनके घर में घुस के जाके हराया। लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मूर्तियों के साथ, उनके महल के साथ, महल तो फिर भी सर संभाला है क्योंकि वो एक हेरिटेज साइट है, तो टूरिज्म से कमाई होती है, पर मूर्तियों के साथ क्या किया लाहौर में? और उनके बारे में कोई पढ़ाता है? पंजाब की बुक में, चलो सिंध में नहीं पढ़ाते, पंजाब की हिस्ट्री बुक में कोई पढ़ाता है? पंजाब के टेक्स्ट बोर्ड में। तो सर यही तो देख सकते हैं कि सारे इश्यूज हैं। आपके हीरो जब जैसे होंगे वैसे ही आप होंगे ना। तो आपके हीरो कौन थे? लुटेरे, रेपिस्ट, इन्वेडर्स, क्रूअल लोग, अपनी मर्जी थोपने वाले, कि हम अगर कहीं पे भी जाके कब्जा कर लें और हम पावर में आ गए, राजा बन गए, तो हम थोपेंगे अपनी बात। ठीक है, जैसे आजकल हम कहते हैं इलीट। आप इलीट, आज की इलीट होगी तो पुराने जमाने का राजा हो गया ना। आज हमारी इलीट अवाम के ऊपर जितना बोझ डाल दे, अवाम कुछ नहीं कर सकती। तो पुराने टाइम पे राजा जो बोल दे बस वो बोल दे, चाहे अवाम मरे चाहे अवाम जिए। ये वही फर्क है, नाम बदल गया। वो कहते हैं ना कि पुराने, अभी मैं देख रहा था एक वीडियो, तो उसमें समझा रहे थे कि पहले होता था कॉलोनीज होती थी, कॉलोनाइजेशन, कि ब्रिटिश जाते थे, फ्रेंच जाते थे, मुल्कों पे कब्जा करके कॉलोनी बनाते थे।
अब हो गया इम्पीरियलिस्ट सिस्टम। अब इंस्टीट्यूशन बना के वो अटैक करते हैं मुल्कों के ऊपर, यूएन बना के, वर्ल्ड बैंक बना के, ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाते हैं, फिर मुल्कों के ऊपर वो अपना मन मर्जियां चलाते हैं। तो कॉलोनी से इम्पीरियलिस्ट हुआ, फर्क सर कोई नहीं गया, वही वेस्ट के मुल्क अभी भी ईस्ट के मुल्कों को दबा रहे हैं, एशिया के। बिल्कुल आपने सही कहा। आज आईएमएफ की टीम ने आज जो बड़ी बड़ी पार्टीज हैं उनके साथ मीटिंग की है। देखिए आईएमएफ का क्या दुख बनता है कि कभी वो पीटीआई के साथ मुलाकात कर रहे हैं, कभी वो पीपल पार्टी के साथ कर रहे हैं, कभी वो नून लीग के साथ कर रहे हैं। तो ये ऐसे होना चाहिए कि ये जो एक मालियाती इदारा है उसको इतनी एक्सेस क्यों दी इन्होंने कि वो आकर जो मुख्तलिफ पार्टी के लीडर है उनसे जाकर मुलाकात कर रहे हैं। इसमें दो चीज है। पहली चीज तो अगर इम्पीरियलिस्टिक बात करें तो इम्पीरियलिस्टिक आज की मीटिंग में क्या हुआ है, ऐसा क्या था जो जिसको हम बोलेंगे ये इम्पीरियलिस्टिक है। वो ये हुआ था कि उन्होंने कहा हम पीटीआई के इमरान खान से भी मिलेंगे, क्योंकि पॉपुलर लीडर है, क्या पता ये आ जाए अगले इलेक्शन में। मतलब आईएमएफ आज का आर्मी से भी बात करेगी, आज की 12-14 पार्टियों से भी बात करेगी, आने वाले 5 साल की जो पार्टी है उससे भी बात करेगी। ये इम्पीरियलिस्टिक सिस्टम है, ठीक है, किसी भी मुल्क को अपनी मुट्ठी में रखना। लेकिन अब इसमें दूसरा पहलू भी है, ऐसा मौका आईएमएफ को दिया किसने कि वो मुल्क के अंदर तक इतना घुस जाए। 23 बार गया कौन, उनके आगे हर 2 महीने बाद भीख किसने मांगी। तो फिर मौका हमने दिया और उनका तो काम ही यही है। तो जाहिर सी बात है जब हम मौका देंगे और उनका वही काम है आके दबाना, तो वो तो करेंगे ना। अच्छा देवक भाई, एक और खबर की तरफ चलते हैं। हमारे जो एक सहाफी हैं, बहुत ही फेमस है पूरी दुनिया के अंदर, हसन निसार उनका नाम है। समा टीवी के एक प्रोग्राम के दौरान उनसे जब सवाल किया गया तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि मेरा डीएनए जो है वो इस खित्ते का नहीं है, इस खित्ते के जो लोग हैं वो गलीज तरीन लोग हैं, घटिया तरीन लोग हैं, लिहाजा मैं, उन्होंने कहा जी अल्हम्दुलिल्लाह, 2-3 दफा कहा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मैं इस खित्ते के घटिया तरीन लोगों में से नहीं हूँ। मैं जो है वो सेंट्रल एशिया के साउथ से मेरा ताल्लुक है। तो सर ये ऐसी उनको बात करने की जरूरत क्यों पेश आई, और क्या वाकई हम जो लोग हैं, हम देखें हमारा ताल्लुक इसी खित्ते के साथ है, इसी खित्ते के साथ हमारा जीना है, इसी खित्ते के साथ हमारा मरना है। तो ऐसी जो बात उन्हें करने की क्यों जरूरत क्यों पेश आई, और हमारे बारे में आप बताइए कि हम हमें कौन सी ऐसी चीज है कि जो उन्होंने मजबूर होकर हमारे बारे में इस तरह के घटिया, मैं उनको बोलूंगा कि उन्होंने घटिया अल्फाज बोले हमारे बारे में। देखिए सर, मैं तो पहले हसन निसार साहब को ये बोलूंगा, अपनी पहले तो डीएनए रिपोर्ट है ना ट्विटर पे लगाएं ताकि मैं उसको पढूं, क्योंकि शायद आपको पढ़ना नहीं आती पर मुझे डीएनए रिपोर्ट अच्छे तरीके से पढ़ना आती है। चाहे हैप्लो ग्रुप्स हो, चाहे उसके अंदर जियोलॉजी हो, चाहे उसके अंदर नीचे के रेशोज हो, मुझे पढ़ना आती है डीएनए रिपोर्ट। तो पहले तो आप डीएनए रिपोर्ट ट्विटर पे लगाएं, मैं उसी रिपोर्ट को, जो रिपोर्ट आप देंगे, मैं पढ़ के बताऊंगा कि आपका बाप कहां से था, आपकी माँ कहां से थी, ठीक है। अब आ जाते हैं फिर अगली बात पे कि डीएनए का जो बात की है कि उसका क्या मतलब है और उसके क्या कॉन्टेक्स्ट है। मैंने लास्ट टाइम शायद आपके शो पे बोला था, शायद किसी और शो पे बोला था, दुनिया में सर 90% लोगों का डीएनए जो है R1A1 है, और R1A1 जो डीएनए है वो इंडिया में ओरिजिन हुआ है, ठीक है। अब देखें डीएनए में क्या है, डीएनए का जो कोड है वो R1A1 है, पर उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं। अब सेंट्रल एशिया की अलग म्यूटेशन होगी, टर्की की अलग म्यूटेशन होगी, यूरोप की और अलग म्यूटेशन होगी, रशिया में चले जाए तो उसकी म्यूटेशन और ज्यादा अलग हो जाएगी क्योंकि उधर बहुत ज्यादा ठंड है। फिर एक समंदर पार करके अमेरिका की म्यूटेशन बिल्कुल ही अलग होगी, लेकिन उसका जो कोड है वो R1A1 रहेगा, R1A1। तो इसका मतलब है कि हसन निसार साहब जितना भी चाहे जमीन से अलग होने का, ठीक है, वो ये अलग हो ही नहीं सकते। अगर अलग होंगे भी तो अफ्रीका के लिख लेंगे, क्योंकि बाकी जो 10% है वो अफ्रीका के हैं। तो हसन निसार साहब या तो इंडिया के हैं इस जमीन के, या अफ्रीका के। अब देखें जब तुर्कों की बात करते हैं कि ये मेरे अंदर साउथ एशियन ब्लड है, ये वो सर ये बात बोल के हसन निसार साहब बोल रहे हैं कि मैं सेंट्रल एशिया, उन्होंने बोला सेंट्रल एशिया से, उन्होंने ये जो बात बोली है इसका मतलब ये है कि मैं पंजाबियों से भी ऊपर हूं, मैं सिंधियों से भी ऊपर हूं, मैं सब लोगों से ऊपर हूं। वो एक एलीट माइंडसेट जो है ना उनका दिमाग में,
ठीक है, जैसे इमरान खान का जो माइंडसेट है कि बस एक मैं ही हूँ पूरे मुल्क में पॉलिटिशियन, तो इन्होंने भी वही किया कि एक मैं ही हूँ इंसान का बच्चा जो तुम लोगों पे हुकूमत कर सकता है, तुम लोगों को बता सकता है क्या सही है क्या गलत है, मुझे सब पता है। ये सर वो एक माइंडसेट है, और जिसको हम कॉमन बातों जुबान में माइंडसेट कहते हैं, पर हकीकत में वो बीमारी है साइकोलॉजिकल। तो मैं तो उनको ये भी बोलूंगा कि कोई साइकोलॉजी के अच्छे से डॉक्टर के पास हसन निसार साहब चले जाएं लाहौर में। और फिर देखें डीएनए क्या तुर्कों का उसके अंदर है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें मैं डिनाई नहीं करता, क्योंकि पाकिस्तान में जो केपी के और पंजाब का इलाका है, यहाँ पर 12% लोगों में तुर्कों का डीएनए है। तुर्क वो जो सेंट्रल एशिया से आए, तुर्क मतलब टर्की नहीं, तुर्क मतलब तुर्कमेनिस्तान, सेंट्रल एशिया। तो मैं कहीं रिपोर्ट पढ़ा था, उस रिपोर्ट में था कि ज्यादातर लोगों के डीएनए में 12 से 13% तुर्कों का डीएनए है केपी के और पंजाब के लोगों में। अब ऐसा क्यों है? हमने जो पहले सवाल में हमने जो बात की, इन्वेडर आते थे वो सिर्फ लूटते थोड़ी ना थे, वो मर्यादा भी लांघते थे, वो औरतों के साथ बेहुरमती भी करते थे। तो वो तारिक फतेह कहते थे ना, आज तारिक फतेह जी की याद आ गई, वो कहते थे ना, तुम चाहे कितने भी तुर्क मान लो, तुम्हारी माँ तो इसी जमीन से है ना। अगर इस जमीन से तुम प्यार नहीं करते तो तुम अपनी माँ से प्यार नहीं करते, और तुम अगर अपनी माँ से प्यार नहीं करते तो तुमसे ज्यादा जलील इंसान कोई नहीं। बिल्कुल सही कहा उन्होंने, मैं उनकी हर बात से इत्तेफाक करता हूँ। हमारे यहाँ पर जो हमारी कास्ट है, इसको अराई कहते हैं, और अराई भी अपने आप को यही कहते हैं कि जी हमारे जो आबाओ अजदाद थे वो अरबी नस्ल थे, और मोहम्मद बिन कासिम के साथ जो आर्मी आई थी उसके उसके जो फौजी थे वो यहाँ पर रह गए। तो ये बात मेरे जहन में आई नहीं कभी, हम तो यही कहते थे। लेकिन जब बात ये मैंने सुनी कि ना, अगर हमारे दादा आए थे या बड़े थे वो अरब से, लेकिन हमारी माँ तो हिंदू थी, वो तो इसी खित्ते की थी ना, तो उस पर हमें इतनी शर्मिंदगी या इतनी जो बात छुपाने वाली क्यों है? हम तो उस पर हमारा फख्र होना चाहिए कि हमारी जो माँ है वो इस खित्ते की थी, और मैं उस चीज पे फख्र करता हूँ, वो मुझे फख्र है। सर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ, आपके ऊपर जो अराइन का जो है ना, अराइन की मैं आपको हिस्ट्री बता दूं, ये आपको बख्शा गया है, मतलब तोहफे में दिया गया है। ठीक है, आप लोग असल में सूर्यवंशी डायनेस्टी के लोग थे, तो जो अरब इन्वेडर्स आए थे उन्होंने जब सूर्यवंशी डायनेस्टी को हराया, तो जो उनमें से कन्वर्ट हो गए उनको उनको वो गिफ्ट दिया गया अराइन का, जो एक कहते हैं ना, जैसे शेख है ये, जैसे झेलम वेलम है, तो राजस्थान से जो आए थे लोग इधर झेलम वाली साइड पे, उनको शेख दिया गया था कि आप शेख इस्तेमाल करें अपने नाम के साथ। तो सर ये वो चीज है, देखिए पूरे मिडिल ईस्ट में भी तो इंडिया ही है ना, R1A1 है दुनिया में। सर इंडिया से आप कहाँ तक बच के जाएंगे? मैंने उस दिन एक सॉफ्ट पावर पे मैंने एक वीडियो की थी, तो अगर आपने देखी है तो सर आप अगर वो वीडियो आप फिर भी आप देखिएगा अपने पर्सनल इंटरेस्ट और पर्सनल नॉलेज के लिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि दुनिया में कोई भी कहीं पे भी भाग जाए, चाहे गोरा हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, चाहे पाकिस्तानी हो, चाहे मिडिल ईस्टर्न, इंडिया से नहीं बच पाएगा। हमने सॉफ्ट पावर की बात की थी, उसके अंदर हमने इकोनॉमी मिलिट्री की बात नहीं की। इंडिया से नहीं बच सकता पूरा दुनिया, कहीं पे भी चला जाए। आपको अगर आपके अंदर खून है, ठीक है, आप समझते हैं कि यहाँ सेंट्रल एशिया से मेरा बाप था, तो बाप की भी इज्जत करो, पर बाप की इज्जत करने का मतलब है कि माँ की बेहुरमती करोगे। आपको भी पहले ये, और आप रहते कहाँ, आप पैदा कौन सी जमीन पे हो, फर्क सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पैदा कहाँ हुए। खून तो आप कहीं के भी हो। तो सर मेरी 22 पुश्तें सिंध में रही हैं, ठीक है, मेरी आने वाली पुश्तें कहीं और पैदा होंगी, और मेरी 22 पुश्तों से पहले जो लोग थे वो राजस्थान के थे। राजस्थान से भी पीछे चले जाएं तो वो वहां से तमिलनाडु से आए थे। तो मेरे अंदर साउथ इंडियन खून भी है, मेरे अंदर राजस्थान का खून भी है, तो सिंध का खून है। मतलब मैं सिर्फ इन 3 सूबों की इज्जत करूं, बाकी मैं पूरे हिंदुस्तान की इज्जत ना करूं, मैं पंजाब की इज्जत ना करूं, मैं बलूचिस्तान की इज्जत ना करूं, मैं उनको गालियां दूं। भाई जमीन तो एक ही है ना, पूरा ही भारत है ना, ठीक है। तो सर ये पाकिस्तानी अपनी आइडेंटिटी को क्यों नहीं तस्लीम करते, इसको क्यों छुपाते हैं? जो मोस्टली पाकिस्तानी हैं, इनसे अगर पूछा जाए वो अपनी बात ही नहीं करते, अपनी पहचान के ऊपर, अपनी आइडेंटिटी के ऊपर कोई बात ना करना चाहते हैं ना सुनना चाहते हैं। इसकी क्या वजह है?
सर देखिए, पहले तो मैं इसमें ओवरऑल पे अगर मैं जाऊं, ओवरऑल अगर मैं बताऊं आपको आइडेंटिटी क्राइसिस का, सर तो उसका जो मसला आता है ना कि आपने जो स्टार्टिंग से प्रोपागेंडा और ब्रेन वॉश किया, हिंदुस्तानी कमजोर होते हैं, हिंदू कमजोर होते हैं, बंगाली काले होते हैं, छोटे होते हैं, नाटे होते हैं, गंदे काम करते हैं, ठीक है। ये जो आपने प्रोपागेंडा ब्रेन वॉश किया है, ठीक है, उस वजह से क्या है कि कोई भी इंसान चाहता ही नहीं कि हमें जमीन से लिंक हो, हमें अरब बनाओ, हमें तुर्क बनाओ, ठीक है। क्योंकि अच्छा, अब उनको आपने ग्लोरीफाई कर दिया, चाहे अरब हो, तुर्क हो, अफगान हो, ठीक है, उनको आपने ग्लोरीफाई कर दिया, आपने उनको अच्छा अच्छा दिखा दिया, ताकतवर दिखा दिया और जंगजू भी दिखा दिया, उनको एक अच्छा लीडर बताया, सारा झूठ। तो सर जैसे अगर हम गजनवी की बात करें, मुझे अभी उस बंदे का नाम याद नहीं है, लेकिन गजनवी के टाइम पे उसका जो अपना बायोग्राफी जो था, उसका जो अपना साथी था जो उसकी बायोग्राफी लिख रहा था, वो भी अफगान था। उसने जो गजनवी के बारे में, गजनवी की बायोग्राफी में लिखा है ना सर, बंदा पढ़ के ना अपने कान पकड़ ले। और अफगानों को पता है, अफगानिस्तान में चले जाए, अफगानिस्तान में सर लोग इतना नहीं प्यार करते गजनवी से। अफगानिस्तान में किंग कनिष्क को बहुत प्यार करते हैं, जो कुषाण डायनेस्टी का था। मलेंदर को प्यार करता है, मलेंदर द टू, जो ग्रीक वो था, जिसको स्कीथियन कहते हैं, वो अलेक्जेंडर के साथ आया था। अलेक्जेंडर के बाद जो मतलब जो सेक्युलस था, फिर सेक्युलस के जो वंश थे, उनमें से एक राजा था मलिंदर द टू, वो अफगानिस्तान के पूरे एरिया का वो राजा था। अफगानिस्तान में उसको प्यार करते हैं, उनको भी पता है कि देखो सही बंदे से प्यार करना है। और अब सर देखिए, अब इसमें जब दूसरी बात क्या आता है, जो दूसरी बात ये है कि पाकिस्तान का जो आइडेंटिटी का जो इशू है, उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये है, रिलीजन और कल्चर को सेव कर दिया। भाई कल्चर अलग चीज है, रिलीजन अलग चीज है, आप दोनों को नहीं मिला सकते। आप कपड़ों को रिलीजन से नहीं मिला सकते, आप जुबान को रिलीजन से नहीं मिला सकते। आप ये समझे सर, जैसे अगर कल्चर है ना, कल्चर का जो 10% होता है ना, वो रिलीजन होता है। 90% जो कल्चर होगा वो हमेशा अलग ही होगा। बिल्कुल भाई। हाँ जी गाइस, तो जैसा आपने वीडियो देखा कि आज का टॉपिक काफ़ी अच्छा लिया हुआ था भाई ने, लेकिन ये कि ऊपर से डीके भाई ने अच्छा क्लियर भी किया है कि जो कि भाई इन्वेडर्स हैं वो तो हम उनको हीरो मानते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो ठीक है। जो सबसे पहले अगर आ जाएं तो अभी लास्ट हमने भगत सिंह की एक वीडियो बनाई थी, और देख लें कि वो भाई कितने फ्रीडम फाइटर थे और कितना उन्होंने नाक में दम करके रखा था, या देख ये चीज़ें उन्होंने देख ले कैसे बढ़ चढ़ कर की, और आखिर वो यहाँ से निकल गए। मजबूरियाँ थी क्योंकि उस वक्त बहुत ज़्यादा उन पर प्रेशर था, लेकिन वो जब निकले थे वो भी काफ़ी डैशिंग बनकर ऐसे शेप शो करके भाई निकल गया। चलो वो तो ठीक है, यहाँ से निकले अच्छी बात है, लेकिन आज हमारे जो हीरो हैं हम उनको भूल गए हैं। और सही डीके भाई ने बोला है कि ये जो हमारे जिनको हीरो समझ रहे हैं ये कुछ और ही लाइन के हैं अगर देखा जाए तो। इस पर ज़्यादा अब क्या बंदा बोले, जो एक माइंड हमारा बनाया गया, सरदार भगत सिंह भाई काफ़ी एक जो एक नॉलेज रखता है ना इस चीज़ का, उसको तो पता है यार, मतलब कि कितना उनकी एक पावर थी, कितनी उन्होंने एक जद्दोजहद की थी। लेकिन जो मतलब कि जिसको नहीं पता, जिसको सिखाया ही नहीं गया, शुरू से एक बताया ही नहीं गया, तो वो एक कदर क्या जाने। सही बात है, अगर इंडिया में वो मतलब कि उसका जन्म हुआ होता तो लोग एक इंडियंस बताते कि कैसे एक हीरो उसको पूजा जाता है, कैसे एक हीरो की मतलब कि एक याद मनाई जाती है। ठीक है, इधर लोग जो पढ़े लिखे हैं पाकिस्तान के, उनको तो हर चीज़ का पता है कि वाकई भी भगत सिंह एक रियल हीरो थे। लेकिन जो एक माइंड सेट है ना कि मतलब कि एक वो पुराना माइंड सेट लोगों का, उनको एक नहीं पता। वो एक थोड़ा सा ना एक अपनी दुनिया में मगन रहते हैं कि हमने हमारे हाथ में एक तलवार और एक घोड़ा और पूरी दुनिया पर हम मतलब कि कब्जे ही कर लें, ऐसे दगड़ दगड़ करके दौड़ें। तो वो चीज़ें अब नहीं होने वाली। अब तो भाई एक खुद की पावर बनानी पड़ती है, एक अपने मेहनत से कर कर, अपनी एक हार्ड वर्किंग के साथ कर कर। अब वो चीज़ें गई कि इधर से घोड़ा दौड़ाया, उधर जाकर कब्जा किया, लोगों पर अत्याचार किया, लोगों पर मतलब के बच्चों को मार दिया, एक मतलब के औरतों को मार दिया। वो चीज़ें अब गई। अब तो काफ़ी निज़ाम चेंज हो चुका है। अब वाद एक मुल्क पाकिस्तान है जिसको इस चीज़ से निकलना होगा, इस दलदल से निकलना होगा कि हम अब एक रियल दुनिया में आ चुके हैं, वो दुनिया ख़त्म हो चुकी है अब।
नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे सबसे जो बड़ा माइंड सेट है ना, वो यही बनाया गया है कि हर दौर में एक जो है ना वो मोहम्मद बिन कासिम आएगा है। अब आप रात को ही एक वीडियो देख रहे थे, वो जो मौलवी थे उसमें से एक बंदे ने भी यही बात की कि हर दौर में जो है ना एक मोहम्मद बिन कासिम, और अभी भी जो है ना वो हमें इस चीज़ का इंतज़ार है, और बल्कि हमारे अंदर एक मौजूद है मोहम्मद बिन कासिम जो कि सब कुछ करेगा। और उसने पीछे एक मौलवी ने तलवार भी पकड़ी थी। तो ये मतलब ये है कि जो जिस तरह का एक माइंड सेट बना दिया जाता है ना, उसको चेंज करना इतना आसान नहीं होता। आप देख लो कि हमने भी जो है ना वो मतलब पढ़ा है, या हम भी कुछ जो थोड़ा बहुत जानते हैं, तो उसमें भी यही है कि हमारी जो हिस्ट्री इन्होंने स्टार्ट की है ना, वो सर सैयद अहमद खां, कैद आज़म, इल्लामा इकबाल, यहाँ से जो है ना इन्होंने स्टार्ट किया कि ये हमारे हीरो हैं जिन्होंने हमारा मुल्क जो है ना वो बनाया। उससे पीछे कोई पता नहीं कि क्या हुआ और क्या मतलब उसके पीछे जद्दोजहद हुई। हालांकि अगर देखा जाए तो सारी जो जद्दोजहद हुई इनसे पीछे है, जो मतलब इनका तो तकरीबन अगर देखा जाए तो नामो निशान यहाँ पे आता है कि इन्होंने एक पूरे मुल्क को जो है ना वो 2 हिस्सों में तकसीम किया। हाँ, यहाँ पर है। हाँ, आगे जो है ना पीछे चले जाएं तो ऐसी ऐसी जद्दोजहद हुई है, ऐसे ऐसे जो है ना वो मतलब जंगें लड़ी गई हैं इस धरती को बचाने के लिए कि आप जो है ना वो हैरान रह जाएंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली सही बात, असली हीरो तो वही है ना जिन्होंने हमें उनसे बचाया, जो ब्रिटिश थे जिनका राज था इधर। देख लें कि उनको कैसे तोड़ा गया, ऐसे तोड़ा कि उनको भाई पीछे भगाया गया, और आज उन पर ही राज यही कर रहे हैं लोग, क्योंकि ये चीज़ें हमें नहीं बताई जाती। हमारी वाकई हिस्ट्री वही यहीं से स्टार्ट होती है, जब भाई हम अलहदा हुए तो तब से हमें आगे बताया जाता है कि यही आपके हीरो हैं 2-3, और यही चीज़ें हैं, इससे पहले आगे पीछे कुछ भी नहीं है। हसन निसार की भाई बात करें तो उसने एक तरह की ये जो बात की है ना, वो उसने उसके 2 पहलू उसने सामने रखे थे। एक ये कि उसने ठीक है ये बात कह दी कि मेरा DNA ये वो जो है ना वो एक डिफरेंट है, वो मतलब यहाँ का नहीं है। लेकिन दूसरी उसने बात ये की कि मुझे यहाँ पे ये चीज़ जो है ना वो सिखाई गई है, या ये मुझे इस चीज़ का पता है कि यहाँ से आपने जो है ना वो अपना हक छीनना है। छीनना कैसे है? गले में जो है ना वो हाथ डाल के आपने छीनना है। आपने जो एलीट है वहाँ से जो है ना वो आपने अपना हक छीनना, चाहे उनके अंदर जैसे भी आपको जाना पड़े, अदरवाइज़ वो आपको जो है ना वो खा जाएगा। आपके एक मतलब यही मिसाल दी कि अब जो भी एक यहाँ के लोग हैं, एक आम आवाम है, अब एलीट क्लास क्या कर रही है कि मतलब टैक्स लगा के या जैसे भी है हर चीज़ महंगी करके वहाँ से जो है ना वो सब कुछ जो है ना वो खींच रहे हैं। तो हमने क्या किया कि हमने जो है ना वो एलीट के मुंह से चीज़ें जो है ना वो खरीदी हैं। मुझे इस चीज़ का जो है ना मतलब उनका यही कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर रहना है तो ऐसा 2 नंबर धंधा करो, ऐसा कुछ करो कि मतलब ना आप दुनिया हैरान रहे। तो इसी तरह वो कहता कि मैंने ये चीज़ें छीन के जो है ना वो बनाई है। तो ऐसा भाई निज़ाम हो जाएगा जब आप इतनी मतलब के गुर्बत करेंगे। हाँ। तो लोग क्या करें ऑलरेडी, एक लोग जो मतलब के एलीट बचे, एक जो एलीट इस चीज़ में नहीं मुलव्वस। आप देख लें जो फॉरेनर में रहते हैं, जो भी इनके मतलब जब भी इधर रहते हैं, चाहे उनको एयरपोर्ट से लूट लिया जाता है, चाहे उनके घर पर डाका मार के एक लोगों को कत्ल कर लूट के लिया जाता है, लेकिन वो चीज़ ठीक नहीं है। लेकिन एक हीरोज़ की बात करें तो यकीन करें ये हमारे ही एक बना हुआ है हब के, अभी भी वो पुरानी दुनिया है पाकिस्तान के लोगों के लिए। और सब लोग चेंज हो चुके हैं, सब लोगों के पास इतने हीरो थे वो चेंज हो चुके हैं। आप मतलब के इजिप्ट देख लें, हर कितनी कंट्रियां चेंज हो चुके हैं। लोग अपनी मतलब के दुनिया में रहते हैं, वो नहीं बोलते कि अभी भी हम वही चीज़ें करेंगे, हम हर चीज़ फना कर देंगे और कुछ करेंगे ही नहीं है। लेकिन इधर एक वाद मुल्क हम पाकिस्तान है जो अभी भी वो ख्वाबों की दुनिया में रहते हैं। यार कोई आएगा और निकाल कर इधर से ले जाएगा, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन हर 2 से 3 बंदे का माइंड यही है, खुद सत्तू पी कर सोए हुए हैं और फिर आकर ऊपर से कोई हमें बताएगा, जगाएगा। लेकिन ये कि वीडियो काफ़ी अच्छी थी, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।